हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं गौरीशंकर साहूकार आज आप सभी को ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 3 सोशोलॉजी ऑनर्स का पेपर नंबर 5 का क्वेश्चन का विश्लेषण करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक का विश्लेषण कर चुके हैं। आज 7 नंबर क्वेश्चन का विश्लेषण करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में है जाति एवं वर्ग के मध्य भेदों का उल्लेख करना है। तो जाति और मध्य वर्गों के उल्लेख है। तो जाति और मध्य वर्ग के भेदों का उल्लेख। जाति और वर्ग दो विभिन्न सामाजिक संरचनाएं हैं जिनके आधार पर समाज में विभाजन और भेदभाव होते रहता है। हालांकि दोनों के बीच कुछ समानताएं हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों के महत्वपूर्ण भेद भी हो सकते हैं। नीचे जाति और वर्ग के मध्य प्रमुख भेद का उल्लेख किया गया है। इसकी परिभाषा। जाति भारतीय समाज में एक पारंपरिक और धार्मिक रूप में स्थापित सामाजिक श्रेणी है जो व्यक्ति की जन्म, परिवार और वंश के आधार पर निर्धारित होती है। जाति व्यवस्था मुख्य रूप से हिंदू धर्म में पाई जाती है, जिसमें समाज को 4 वर्गों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्रों में बांटा जाता है। इसके अलावा अछूत या दलित वर्ग को भी इससे बाहर रखा जाता है। जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है और यह स्थिर और वंशानुगत व्यवस्था होती है। वर्ग समाज की एक आर्थिक और सामाजिक श्रेणी है जो व्यक्ति की संपत्ति, आय, शिक्षा और सामाजिक स्थिति पर आधारित होती है। यह एक परिवर्तनशील और आर्थिक दृष्टि से स्थिर नहीं होती हैं, क्योंकि व्यक्ति अपनी मेहनत, शिक्षा और प्रयास से वर्ग में परिवर्तन कर सकता है। वर्ग व्यवस्था का निर्धारण मुख्य रूप से व्यक्ति के आर्थिक संसाधनों और सामाजिक स्थिति से होता है। आधार के आधार पर जाति का आधार धार्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक होता है। यह जन्म, परिवार और वंश पर आधारित होता है और समाज में एक व्यक्ति के स्थान को निर्धारित करती है। जाति का निर्धारण आमतौर पर जन्म से पहले ही तय हो जाता है, इसमें बदलाव संभव नहीं होता है। वर्ग का आधार आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर आधारित होता है। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, उसकी आय, पेशा, शिक्षा और संपत्ति वर्ग के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्ग में व्यक्ति बदलाव कर सकते हैं, खासकर अगर उसकी आय या शिक्षा में सुधार होता है तो। तीसरा, वर्तमान स्थिति में गतिशीलता। जाति व्यवस्था में गतिशीलता की बहुत कम ही संभावना होती है। एक व्यक्ति को जन्म के समय ही जाति में बांट दिया जाता है और इस जाति से बाहर निकलने या अन्य जातियों में जाने की कोई आसान प्रक्रिया नहीं होती है। हालांकि आधुनिक समाज में इसे समाप्त करने के प्रयास किए गए हैं, फिर भी जातिवाद अभी भी समाज में प्रचलित है। वर्ग व्यवस्था में गतिशीलता अधिक होती है। आर्थिक और शैक्षिक अवसरों के माध्यम से व्यक्ति एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है तो वह उच्च वर्ग में शामिल हो सकता है। इसके विपरीत, यदि किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बिगड़ती है तो निम्न वर्ग में जा सकते हैं। समाज में प्रभाव। जाति समाज में गहरे और स्थिर विभाजन का कारण बनती है। यह सामाजिक कार्यों, विवाह और अन्य जीवन के पहलुओं पर भी प्रभाव डालते हैं। जाति व्यवस्था में उच्च जातियों समाज के सम्मानित मानी जाती है, जबकि निम्न जाति अक्सर भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना करती है। जातिवाद कई बार सामाजिक असमानता, उत्पीड़न और भेदभाव का कारण बन सकता है। वर्ग का समाज पर मुख्य प्रभाव मुख्य रूप से आर्थिक और सामाजिक असमानताओं के रूप में दिखाई देता है। उच्च वर्ग के लोग बेहतर जीवन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जबकि निम्न वर्ग के लोग आर्थिक तंगी और कम अवसरों का सामना करना पड़ता है। हालांकि वर्ग की स्थिति को आर्थिक सुधार और सामाजिक नीतियों के माध्यम से परिवर्तित किया जा सकता है। भेदभाव के प्रकार। जाति समाज में जन्म के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। यह एक अस्थायी भेदभाव होता है, क्योंकि एक व्यक्ति की जाति निर्धारण जन्म के समय ही हो जाती है। जाति भेदभाव समाज में मुख्य रूप से विवाह, कामकाजी वातावरण और सामाजिक पहचान में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। वर्ग भेदभाव अधिकतर आर्थिक स्थिति और संसाधनों के वितरण पर आधारित होता है। उच्च वर्ग को बेहतर सुविधाएं और अक्सर
अवसर मिल सकते हैं, जबकि निम्न वर्ग के लोग इनमें वंचित रहते हैं। हालांकि वर्ग भेदभाव जाति जितना गहरा नहीं होता है, क्योंकि इनमें सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता संभव होती है। छठा पॉइंट, समाज की संरचना। जाति जाति व्यवस्था में समाज को स्थिर और अपरिवर्तनीय श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। यह विभाजन जन्म के आधार पर होता है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। जाति समाज की संरचना को स्थिर बनाती है, उसमें ऊंच नीच की भावना बनी रहती है। वर्ग व्यवस्था में समाज को वर्गों के आधार पर विभाजन किया जा सकता है, जो किसी आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है। वर्ग व्यवस्था में उतार चढ़ाव होते हैं, क्योंकि लोग अपनी मेहनत, शिक्षा और अवसरों के आधार पर उच्च या निम्न वर्ग में बदल सकते हैं। हर एक क्वेश्चन का एक निष्कर्ष लिखना पड़ता है। तो समाज और जाति वर्ग दोनों सामाजिक विभाजन की प्रणालियाँ हैं, लेकिन इनके बीच महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। जाति व्यवस्था जन्म और वंश पर आधारित होती है, इसमें गतिशीलता की कम संभावना होती है, जबकि वर्ग व्यवस्था आर्थिक और सामाजिक स्थितियों पर आधारित होती है, इसमें गतिशीलता अधिक होती है। जाति समाज में गहरे सामाजिक भेदभाव का कारण बनती है, जबकि वर्ग अधिकतर आर्थिक असमानताओं को दर्शाती है। दोनों ही समाज में असमानताओं का कारण बनती है, लेकिन इसकी प्रकृति और प्रभाव अलग अलग होते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8, नगरीय क्षेत्र में आवास की समस्याओं पर एक निबंध लिखना है। तो नगरीय क्षेत्रों में आवास की समस्याओं पर एक निबंध। नगरीय क्षेत्रों में आवास की समस्या पर निबंध। परिचय। भारत में शहरीकरण की दर तेजी से बढ़ रही है, जिसमें नगरीय क्षेत्रों में आवास की समस्या गंभीर होती जा रही है। लोग बेहतर जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार के अवसरों की तलाश में गांव से शहरों की ओर बढ़ रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप शहरों में जनसंख्या में भारी वृद्धि हो रही है, जो आवासीय सुविधाओं पर प्रभाव डाल रहे हैं। नगरीय क्षेत्रों में आवास की समस्या केवल शहरीकरण का परिणाम नहीं है, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और नीति निर्माण की कई जटिलताओं से जुड़ी हुई है। नगरीय क्षेत्रों में आवास की समस्याओं का कारण। पहला कारण है तेज शहरीकरण। शहरीकरण की दर में तीव्र वृद्धि के कारण शहरों की जनसंख्या निरंतर इजाफा हो रहा है। बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद आदि में लोग रोजगार और बेहतर जीवन की उम्मीद से आ रहे हैं। इस बढ़ती जनसंख्या का शहरों में रहने वाले लोगों की जगह सीधा प्रभाव पड़ता है। दूसरा टॉपिक, भूमि की कमी। नगरीय क्षेत्रों में भूमि की उपलब्धता सीमित होते हैं। बढ़ते शहरीकरण के कारण भूमि की कीमतें आसमान छू रही हैं और लोगों के किफ़ायती आवास प्रदान करना कठिन हो रहा है। भूमि अधिग्रहण और निर्माण लागत भी समस्याओं को और बढ़ा रहे हैं। तीसरा, आवास की लागत में वृद्धि। शहरी क्षेत्रों में निर्माण संबंधी सामग्री की कीमतों में वृद्धि हो रही है। श्रमिकों की लागत, अन्य बुनियादी ढांचों की समस्याओं आवास की लागत की ओर को बढ़ा रही है। यही कारण है कि मध्यम और निम्न आयु वर्ग के लोग आवास की खरीद या किराए पर लेने में असमर्थ हैं। चौथा पॉइंट, आवश्यक बुनियादी सुविधाएं की कमी। शहरों में बढ़ती जनसंख्या के कारण पानी, बिजली, सड़कें, स्वच्छता और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी हो रही है। यह स्थिति आवास की समस्याओं को और जटिल बनाती है, क्योंकि नए अवसरों का निर्माण बिना उचित बुनियादी ढांचे के संभव नहीं हो पाता है। पांचवा पॉइंट, गरीब और औपचारिक क्षेत्र में जीवन। बहुत से लोग शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो अनौपचारिक क्षेत्रों का हिस्सा होता है। यह क्षेत्र न तो कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होता है, न ही इनका उचित विकास किया जा सकता है। गरीब तबका इन स्थानों पर रहने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि यहाँ के सस्ते किराए पर आवास मिलते हैं। अवैध बस्तियाँ। बढ़ती जनसंख्या और आवास की कमी के कारण अवैध बस्तियाँ का निर्माण हो रहा है। बस्तियाँ अक्सर शहरों के बजाय शहरों के बाहरी इलाकों में बनती हैं, जहां सरकार की विकास योजनाएं नहीं पहुंच पाती है। यह बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है और इनकी स्थितियां अत्यधिक खराब होती हैं। आवास की समस्याओं का प्रभाव। पहला, स्वास्थ्य समस्याएं। अव्यवस्थित आवासीय क्षेत्रों में रहने से स्वास्थ्य सेवाएं उत्पन्न होती हैं। इन स्थानों पर गंदगी, दूषित पानी और खराब स्वच्छता की स्थिति होती है।
स्वच्छता की स्थिति होती है जिससे विभिन्न बीमारियां फैल सकती हैं। कुपोषण, महामारी और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। दूसरा, सामाजिक असमानता। आवास की समस्याओं समाज में असमानताओं को बढ़ावा देती है। उच्च उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच अंतर और बढ़ता है, क्योंकि उच्च वर्ग के लोग आधुनिक और सुविधाजनक आवासों में रहते हैं, जबकि गरीब वर्ग झुग्गी झोपड़ियों में जीवन यापन करता है। तीसरा पॉइंट, आर्थिक संतुलन। आवास की समस्याओं के कारण लोग शहरों में अधिक धन खर्चा करने के लिए मजबूर होते हैं, जिससे अन्य आवश्यकताओं के लिए धन की कमी हो जाती है, जिनसे उनकी जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आती है और वे आर्थिक रूप से पिछड़ जाते हैं। समाधान के उपाय। समाधान का उपाय, किफ़ायती आवास योजना। सरकार को किफ़ायती आवास योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करनी चाहिए ताकि निम्न और मध्यम वर्ग के लोग उचित कीमत पर आवास मिल सके। इसके लिए सरकारी क्षेत्रों में भूमि का अधिकतम उपयोग और निजी क्षेत्रों के साथ साझेदारी की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट, विकसित बुनियादी ढांचा। शहरों में बुनियादी सुविधाओं जैसे पानी, बिजली, सड़कें और स्वच्छता की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। सरकार के नगर नियोजन सुधार लाना होगा और ये नए आवासीय क्षेत्रों में आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करना होगा। तीसरा पॉइंट, विकासात्मक नीति और भूमि सुधार। भूमि की कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने और भूमि के उचित वितरण के लिए प्रभावी नीतियां बनानी होगी, जिससे कि गरीब और मजदूर वर्ग के किफ़ायती आवास उपलब्ध हो सके। इसके साथ साथ अनौपचारिक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए कानूनी मान्यताएं भी प्रदान की जानी चाहिए। झुग्गी झोपड़ी उन्मूलन योजना। झुग्गी झोपड़ी का उन्मूलन करके वहाँ के लोगों के लिए किफ़ायती आवास प्रदान किए जाने चाहिए। इसके लिए सरकारी योजनाएं जैसे स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना को प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिए। शहरीकरण और गाँव का संतुलन। शहरीकरण के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास किया जाना चाहिए ताकि लोग गाँव में ही रहकर रोजगार और आवास की सुविधाएं पा सकें। शहरी क्षेत्रों में दबाव कम हो सके। निष्कर्ष, नगरीय क्षेत्रों का आवास की समस्या एक गंभीर और जटिल मुद्दा है जिसे सुलझाना अत्यंत आवश्यक है। इसके समाधान के लिए समग्र और एकत्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें सरकारी नीतियाँ, निजी क्षेत्र की भागीदारी और नागरिक समाज का सहयोग शामिल हो सकते हैं। किफ़ायती आवास की उपलब्धता, बुनियादी ढांचे का सुधार और सही नीति निर्माण से इस समस्याओं को कम किया जा सकता है। यदि इसे सही तरीके से संबोधित किया जाए तो यह नगरीय जीवन को और अधिक सशक्त और समृद्ध बना सकती है। 9वां नंबर क्वेश्चन, बिहार में पंचायती राज के संगठन और कार्यों को विवेचना करना है। तो बिहार में पंचायती राज संगठन के कार्यों की विवेचना। परिचय। भारत में पंचायती राज व्यवस्था एक लोकतांत्रिक स्वशासन प्रणाली है जो स्थानीय स्तर पर शासन और प्रशासन के कार्य करती है। इस व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शासन के कार्यों को स्थानीय स्तर पर सशक्त बनाना है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना ने स्थानीय लोगों को प्रशासनिक निर्णय में भागीदार बनाने के लिए और ग्राम विकास के कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान किया है। बिहार में पंचायती राज संगठन और इसके कार्य विभिन्न स्तरों पर काम करते हैं, जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। बिहार में पंचायती राज का संगठन। ग्राम पंचायत बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर है। यह पंचायत स्थानीय स्तर पर काम करती है और ग्राम स्तर पर विकास कार्य का संचालन करती है। ग्राम पंचायत के सदस्य सीधे चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत के मुखिया, जिसे सरपंच को कहा जाता है, का चुनाव भी जनता द्वारा ही किया जाता है। इसके मुख्य कार्य ग्राम के विकास, स्वच्छता, पानी की आपूर्ति, सड़क निर्माण और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं का प्रबंधन करना शामिल है। पंचायत समिति जिसे ब्लॉक पंचायत भी कहा जाता है। बिहार में पंचायत ग्राम पंचायतों के ऊपर और पंचायत के क्षेत्र के अंदर स्थित होता है। यह पंचायत समिति कई ग्राम पंचायतों का संघ होता है। पंचायत समिति का कार्य स्थानीय स्तर पर विकास का कार्य का समन्वय करना और जिला के पंचायतों को सपोर्ट करना। पंचायत समिति के सदस्य भी प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं और इसकी जिम्मेदारी पंचायत क्षेत्र के विकास योजनाओं को
लागू करना होता है। जिला पंचायत बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का उच्चतम स्तर होता है। यह पूरे जिले के विकास कार्यों के लिए जिम्मेदार होती है। जिला पंचायत के सदस्य जिला स्तर पर चुनावों के द्वारा चुने जाते हैं। जिला पंचायत का मुखिया जिला परिषद के अध्यक्ष होता है। इस पंचायत का कार्य जिला स्तर पर योजनाओं का समन्वय करना है, वित्तीय प्रबंधन और जिला के भीतर विकास कार्यों की निगरानी करना है। बिहार में पंचायती राज के कार्य। ग्राम पंचायत बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण ग्रामों में विकास कार्य का संचालन करना है। इसमें सड़कें बनाना, पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन और कृषि संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन शामिल है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत को विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करने का अधिकार होता है, जिसे जल संचयन, स्कूल का निर्माण और अन्य विकास कार्य शामिल होते हैं। दूसरा नंबर, स्वास्थ्य और शिक्षा। पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से बिहार में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार किए गए हैं। पंचायतें स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन करती हैं और बच्चों के लिए स्कूलों का संचालन करती हैं। साथ ही ग्राम पंचायतें प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम और महिला स्वास्थ्य योजनाओं को भी प्रोत्साहन करती है। तीसरा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था ने महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिहार में महिलाओं के लिए पंचायत में आरक्षण दिया गया है, जिससे महिलाएं पंचायत में भाग ले रही है और अपनी आवाज़ उठा रही है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायत स्तर पर किया जाता है, जैसे महिला आत्म सहायता समूह का गठन, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना और घरेलू हिंसा के खिलाफ अभियान चलाना। कृषि और ग्रामीण विकास। पंचायती राज के माध्यम से बिहार में कृषि विकास के कई योजनाएं शुरू की गई हैं। पंचायतें किसानों को कृषि से जुड़ी जानकारी देता है और सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त पंचायत के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के रोजगार के अवसर भी बढ़ाए जाते हैं, जिससे ग्रामीण युवाओं को अपने ग्रामीण गांव में ही काम मिल सके। बुनियादी ढांचे का विकास। बिहार में पंचायती राज द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया जाता है। इसमें सड़कें, पुल, सिंचाई परियोजनाएं, जल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति और स्वच्छता अभियान शामिल है। ग्राम पंचायत इन योजनाओं का संचालन करती है और उन्हें लागू करती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित हो सके। छठा, वित्तीय प्रबंधन और संसाधन का वितरण। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों को वित्तीय अधिकार दिए गए हैं। ये पंचायतें स्थानीय स्तर पर आने वाले धन को सही तरीके से वितरित करने के जिम्मेदार होते हैं, जिसके अंतर्गत पंचायतों को सरकार द्वारा आवंटित धन का सही तरीके से उपयोग किया जा सके, ताकि विकास कार्यों को प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन हो सके। निष्कर्ष, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन और विकास कार्यों में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। यह प्रणाली स्थानीय लोगों को अपनी अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती है, उन्हें निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है। हालांकि इस व्यवस्था की ओर अधिक प्रभावी बनने के लिए इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे वित्तीय संसाधनों की कमी, कार्यान्वयन में देरी और बुनियादी ढांचों की समस्याएं। फिर भी बिहार में पंचायती राज व्यवस्था राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास में एक अहम कदम है और यह भविष्य की ओर एक सशक्त बनाती है। इसी तरह की अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।